FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, PGI चंडीगढ़। दोस्तों, आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कई बार तकरीबन 55-60 की उम्र में महिलाओं में ज्यादातर हड्डियां कुछ कमजोर होने लगती हैं और बहुत सी शिकायत आती है कि हड्डियां कमजोर हैं, हमें कमजोरी लगती है, हमें दर्दें होती हैं शरीर में। ये सब क्या है? इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और इसी के बारे में हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। क्या उपचार है, किस तरह बचा जा सकता है, और इसी पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर बडाडा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल, ऑस्टियोपोरोसिस वास्तव में है क्या? बहुत ही आसान है। ऑस्टियोपोरोसिस ये 2 वर्ड से बना हुआ एक बीमारी का नाम है। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन या हड्डी, और पोरोसिस का मतलब होता है जब वो पोरस हो जाती है, उसको हम हिंदी में बोलेंगे खोखली हो जाती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जब बोन या हड्डी खोखली हो जाती है तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। मीनिंग बाय दैट उसके अंदर हड्डी में जो कैल्शियम होता है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और ओवरऑल हड्डी की मात्रा भी कम हो जाती है कैल्शियम के अलावा। तो मेरा आपसे सवाल यही होगा कि हड्डी खोखली होती क्यों है? या हड्डी का निर्माण करने और उसका फिर से बार बार पुरानी हड्डी का एब्जॉर्ब करने और नई हड्डी बनने का एक प्रोसेस होता है। पर साधारणतः हम सोचते हैं कि एक बार हड्डी बन गई तो वो हमेशा ऐसी कैसी रहती है, पर ये ऐसा नहीं होता है। पुरानी हड्डी होती है, उसको हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, उसकी जगह नई हड्डी बनाती है। तो इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, न्यूट्रिशन का इफेक्ट होता है, एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है। और जैसा कि आपने पूछा कि ये 60 साल के बाद क्यों होता है, इसका क्या कारण है, तो क्या होता है कि यंग एज में पेशेंट जो भी पर्सन होता है ज़्यादा एक्टिव होता है बेसिकली, तो एक्सरसाइज अच्छी होती है, इसलिए हड्डी का खोखलापन होने का चांस कम हो जाता है। फिर उसके बाद में जो हार्मोन्स होते हैं वो शुरू के दिनों में काफ़ी अच्छी मात्रा में रहते हैं, तो उससे भी बोन्स अच्छी बनती है। लेकिन जब 50-60 की उम्र के बाद में जब महीना बंद हो जाता है, खास तौर से महिलाओं में, तो जब महीना रेगुलर आ रहा होता है तो उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल अच्छे मेंटेन रहते हैं, और जिस हार्मोन का एक नाम है ईस्ट्रोजन। तो जब महीना बंद होता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और ये ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है आपकी हड्डी की स्वस्थता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब इसका लेवल कम होता है तो उसकी वजह से खोखलापन आने का गुंजाइश बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और दवाइयाँ होती है, उनकी वजह से भी हड्डियाँ खोखली होने का डर रहता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो नोटोरियस दवाई है उसका नाम है स्टीरॉयड। और ख़ास तौर से कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों ने कभी कभी दुकान पे जाके, दवाई की दुकान पे खुद ही स्टीरॉयड शुरू करा और ले रहे थे, या किसी और कारणवश स्टीरॉयड देना पड़ रहा है, ज़रूरी है, तो वो भी हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो ये 3 प्रमुख कारण हुए: एक्सरसाइज की कमी, न्यूट्रिशन का खराब होना, ईस्ट्रोजन हार्मोन का कम होना, और कुछ दवाइयाँ जो कि आपकी हड्डी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को कैसे पता चलता है, क्या खास लक्षण है कि हाँ हड्डी कमजोर हो गई है और उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस को एक दूसरा नाम दिया है उसको साइलेंट किलर, कि उसके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए जनरली ऐसा देखा गया है कि जब महीना बंद हो जाए उसके 5 साल के अंदर, और पुरुषों में 60 साल के ऊपर एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं कि आपकी हड्डी ठीक है कि नहीं है। वो तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट से पता चलेगा। बट जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि क्या सिम्टम होते हैं, तो सिम्टम होने में होता है कि आपको हड्डियों में दर्द हो सकता है, एक, आपको कमर में दर्द हो सकता है, 2, फिर अगर ज़्यादा सीवियर बीमारी तो आपकी हाइट भी कम हो सकती है, लंबाई कम हो सकती है। अब आप आगे झुक सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अपने आसपास में कोई बुजुर्ग रहते हैं, वो ऐसे झुक गए हैं, तो हम साधारणतः उनको बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, इसकी वजह से ऐसे हो गया। ठीक है, नॉर्मल फिनोमिना है, बट मेन उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हड्डी के एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो वो जो आगे झुक जाते हैं लोग, वो एक कुछ नहीं है बल्कि एक तरह का ऑस्टियोपोरोसिस ही है।
डॉक्टर साहब, हम लक्षणों की बात यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। थैंक यू वेरी मच। आई एम रोमा फ्रॉम पटियाला। हाँ जी रोमा जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन है कि हमारे को कौन से रिकमेंडेड है इसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। तो जो टेस्ट रिकमेंडेशन है उसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डेक्सा स्कैन, और वो बेसिकली आपकी बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में बताता है जी। वो टेस्ट एक जो स्क्रीनिंग टूल यूज करते हैं कि इस बीमारी का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, उसको डेक्सा स्कैन बोलते हैं। तो उससे पता चल सकता है कि आपकी हड्डी के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है या जो मिनरल की मात्रा वो बराबर है या जितनी होनी चाहिए उससे कम है। इसके अलावा विटामिन डी भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट इसके साथ होता है। अगर उसकी कमी होती है तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और डॉक्टर साहब, हमें अपनी जो बोन्स है उनको हेल्दी हम कैसे रखें? हेल्दी रखने के लिए बहुत सिंपल आसान तरीके हैं। सबसे एक तो इम्पोर्टेंट है अपने आप को अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करना है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना है। दूसरा, अपनी डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तीसरा, जो किसी दवाई की जरूरत नहीं हो वो अनावश्यक दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए, उससे भी कभी कभी हड्डियों का नुकसान हो। तो ये जो बचाव के लिए तो ये सारे तरीके हैं। बाकी अगर किसी बीमारी की वजह से होती तो उसके लिए अलग जांच है और अलग इलाज है। रोमा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे लक्षणों की और हम बात कर रहे थे लंबाई की, और कुछ लोग आगे झुक जाते हैं खासतौर पर बुढ़ापे में। वो कैसे ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है? ये ऑस्टियोपोरोसिस से अपनी जो एक आम आदमी की जो लंबाई होती है वो एक होती है आपकी पैर की वजह से, एक होती है आपकी पैर के ऊपर की वजह से। और आपको पता है पैर के ऊपर वर्टिब्रा होते हैं, उससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है बेसिकली। अगर उनकी लंबाई कम हो जाती है, सपोज करो कि बोन की रिजॉर्प्शन होने की वजह से उनकी हाइट कम होने लगती है, तो अल्टीमेटली वो हाइट ऊपर की जो हाइट है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से पर्सन झुक जाता है। सो ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आपका हाइट कम हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, और वो भी अगर खास तौर से ग्रेजुअली हो रही, धीरे धीरे हो रही, इसका मतलब है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस ही है और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि महिलाओं में तकरीबन जब माहवारी बंद होती है उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, और पुरुषों में 60 साल के आसपास। इसका क्या कारण है? तो महिलाओं में इसलिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि महीना आना जब बंद हो जाता है तो एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है, उसकी काफ़ी कमी हो जाती है और वो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों में भी बिकॉज जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर एज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद में आपका बोन का जो नया बोन बनता है उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है रिजॉर्प्शन होने के कंपैरिजन में। तो इसीलिए पुरुषों में भी एक पर्टिकुलर एज के बाद में ये थोड़ा फिनोमेना शुरू हो जाता है। हालांकि ये इतना ऑब्वियस और क्लियर नहीं होता है जैसा कि महिलाओं में होता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, मतलब नहीं बॉडी में आता, तो उस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या जब आपके पास ऐसी महिला आती हैं तो क्या आप ऊपर से फिर हार्मोन्स उनको देते हैं? या बहुत ही उम्दा सवाल है ये आपका। और बेसिकली ऐसा हार्मोन का दवाई कुछ सालों पहले बोन की हेल्थ के लिए देते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में रिसर्च हुआ है कि जो हार्मोन कम होने की वजह से हड्डी जो कमजोर होती है उसके लिए कुछ और भी ज़्यादा सेफ दवाइयाँ अवेलेबल है। तो हम जनरली केवल हड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, नहीं कि हम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो कि कम हो गए वो प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता इंतजार में है, आइए उनसे भी चर्चा की जाए। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पंचकूला से इंजीनियर निर्दोष कौशल बोल रहा हूँ जी। निर्दोष कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। मेरा यही क्वेश्चन है, मेरी थाइज में ना पेन रहती है। कौशल जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 68।
डॉक्टर साहब इन्हें बताइए कि क्या कारण हो सकता है। निर्दोष जी, ऐसा है कि जो थाई में पेन रहता है उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। हाँ जी। और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है, हालांकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण नहीं है। हाँ जी। बट अगर आपका स्पाइन के अंदर, स्पाइन के जो वर्टिब्रा है उनका कुछ हाइट में कुछ फर्क आ गया या वो कुछ आगे पीछे हो गए, तो आई थिंक आपको एक बार ना अपने हड्डी का एक एक्सरे कराना चाहिए कि उनका क्या हाल चाल है, वो ठीक है कि नहीं है। और आप एक ठीक है, मैंने कराया था एक्सरे। हाँ, तो आई थिंक एक थोड़ा आपको अच्छा फिजियोथेरेपी करना चाहिए, उसकी वजह से जो कोई आपका वर्टिब्रा के अलाइनमेंट में कुछ इश्यू है वो ठीक हो जाएगा। ओके। निर्दोष जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियली जब हार्मोन्स दिए जाते हैं उसके बारे में हम आगे बातचीत करते हैं। तो जो आर्टिफिशियली हार्मोन्स दिए जाते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं, वो उसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो होता है कि हड्डी को मजबूत करता है, दूसरा वो होता है कि जब महीना बंद होने वाला होता है या हो गया होता है उसके बाद महिलाओं में अक्सर अचानक पसीना आना लगता है, अचानक ठंड लगने लगती है, घबराहट होती है, धड़कन बढ़ जाती है। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये महीना बंद होने के, या हम बोलेंगे कि जब माहवारी अब नहीं आने वाली है उसके होते हैं। और ये सिम्टम्स जनरली अगर बाहर से ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन दिया जाए तो वो उससे अच्छा रेस्पॉन्स करती है। लेकिन सभी महिलाओं में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन सभी महिलाओं को नहीं दिया जाता है। उनको अगर केवल हड्डी की मजबूती के लिए हमारे पास दूसरी दवाइयाँ हैं, जैसे जिनको हम बिसफॉस्फोनेट्स बोलते हैं या और भी इंजेक्शंस होते हैं, वो अवेलेबल है, तो वो हम जनरली देते हैं। और डॉक्टर साहब, पुरुषों में? या पुरुषों के अंदर ऑब्वियसली पुरुषों का जो एक हार्मोन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अगर वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम हो गया तो हम टेस्टोस्टेरोन भी दे सकते हैं। और बाकी पुरुषों में अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो हम उनको भी बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं जो कि हड्डी को मजबूत करते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि माहवारी बंद हुई तो ईस्ट्रोजन कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो क्या सभी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होता है जब माहवारी बंद होती है, कि कईयों में होता है कईयों में नहीं होता? बहुत ही अच्छा सवाल है, और स्वाभाविक है कि अगर महीना तो सभी महिलाओं में बंद होता है तो फिर सबको ऑस्टियोपोरोसिस क्यों नहीं होता है। उसका मैं एक बहुत ही अच्छा सुंदर एग्जाम्पल दूंगा कि सपोज आपके बैंक के अंदर 100 रुपए है वर्सेज एक पर्सन के बैंक के अंदर 1000 रुपए है, तो आप एक पर्टिकुलर रेट से खर्च करते हैं तो किसके पैसे जल्दी खर्च हो जाएंगे? जिसके पास 100 रुपए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो इलाज है वो बचपन से शुरू होना चाहिए, न कि एक 55 साल की उम्र से शुरू होना चाहिए। अगर आपने शुरू में अच्छा एक्सरसाइज किया, बचपन में अच्छा न्यूट्रिशन लिया, तो उससे आपकी बोन की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी। जब बोन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसको खर्च होने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस लेट होगा एज कंपेयर जिनके की बोन की मात्रा शुरू में भी कम है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो उसको एक टर्म यूज करते हैं पीक बोन मास, कि आप जबकि आपकी उम्र 25 से 30 साल है तब आपकी हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कितनी है। जिसको अगर ज़्यादा होगी तो उनको देर से ऑस्टियोपोरोसिस होगा, अगर जिनकी मात्रा कम होगी उनको जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। इसलिए सबको नहीं होता है, अधिकतर महिलाओं को होता है और पुरुषों को थोड़ा कम होता है। तो डॉक्टर साहब, फिर क्या करना चाहिए हर महिला को? आपने कहा कि बचपन से शुरू होता है, तो क्या खास तौर उनको अपनी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना चाहिए ताकि ये डेंसिटी कम हो ही ना? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो ऑस्टियोपोरोसिस का बचाव शुरू हो जाएगा आप जब माँ के पेट में होंगे तभी से। तो जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो अगर अपना न्यूट्रिशन का अच्छा ध्यान रखेंगे तो जब उनका बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर बोन डेंसिटी ज़्यादा होगी उनकी हड्डियों के अंदर। फिर जब वो बच्चा बड़ा होना शुरू करता है तो उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, तो न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो बोन ज़्यादा बनेगी। फिर एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, तो इसीलिए जो लोग एथलीट हैं या जो लोग कोई रेगुलर नियमित रूप से स्पोर्ट्स करते हैं उनका बोन डेंसिटी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए, और अगर कोई बीमारी है
जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है या होने की संभावना है, तो उसका टाइम पे इलाज लेना चाहिए ताकि उसकी वजह से नुकसान नहीं हो। और कुछ दवाइयां जो हड्डी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है, उन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करें, या उसका बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना तो उसका बहुत ही जुडिशियस अमाउंट में ही उनका इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, हम चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक और श्रोता कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ना बच्चा 2.5 साल का है, उसे जन्म से ही ना उसका टेस्टिकल वन साइड है, क्या आगे हमें चल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? अब दूसरी तरफ कहाँ पे है वो ढूंढना भी जरूरी है। अगर दोनों टेस्टिस नहीं है, एक ही तरफ की है, तो दूसरी वाली देखना चाहिए। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा कि दूसरी तरफ का टेस्टिस कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है। अगर वो पेट में है या इनग्वाइनल एरिया में, वो देखना चाहिए और उसको निकाल देना चाहिए वहां से, नहीं तो उसके अंदर फ्यूचर में कोई भी बीमारी होने का डर रहता है। जितना जल्दी करते हैं, अगर वो नीचे नहीं आ रही टेस्टिस, अपने सेक में नीचे नहीं आ रही, ऊपर पड़ा, तो उसके अंदर जितने दिन वो ऊपर पड़ा रहेगा उसको टेस्टिस को नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, इनको कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? आई थिंक वो बच्चों की सर्जरी वाले में जा सकते हैं या एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में भी आके दिखा सकते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइजेस की, कि एक्सरसाइज करने से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। अब मुझे समझाइए कि एक्सरसाइज करने से क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा, काफी डिफिकल्ट सवाल पूछ रहे हैं आप, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि एक्सरसाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, बेसिकली हमारी मांसपेशियों को हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। आपकी मांसपेशियां किस पे लगी हुई होती है? आपकी हड्डी पे लगी हुई होती है। और जब मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करती तो आपकी हड्डी को भी वो एक तरह से हिलाती डुलाती है, एक कंपन पैदा करती है हड्डी के अंदर। और जो एक तरह का कंपन हड्डी के अंदर पैदा होता है, उसकी वजह से आपका बोन जो है रीजनरेट होता है। जो सेल्स होती है कुछ, जो हड्डी को मतलब बेसिकली एब्जॉर्ब करती है, और जब वो एब्जॉर्ब करती है उसकी जगह नई हड्डी बन जाती है। तो वो एक्सरसाइज से इस प्रोसेस को स्टिमुलेशन मिलता है बेसिकली। तो इसकी वजह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और मसल्स जो होती है आपकी हड्डी की जो बाहरी लेयर होती है उसको स्टिमुलेट करती है, और उसकी वजह से नई हड्डी बनती है। तो इसकी वजह से आपकी एक्सरसाइज से आपकी नई हड्डी बनती है, और इसलिए हड्डी को प्रोटेक्ट करता है एक्सरसाइज करना। दूसरा एक्सरसाइज का फायदा ये होता है कि आपको एक बैलेंसिंग एक्ट अच्छा होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप गिरने के चांस कम हो जाता है, और आपको पता ही होगा कि जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक फ्रैक्चर का चांस नहीं है। तो इसलिए एक्सरसाइज के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। आप ज़्यादा अलर्ट रहते हैं एक्सरसाइज करने से, आपको एक्सरसाइज से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इनकी वजह से भी हड्डियां कमज़ोर होती है। तो एक्सरसाइज इज ए मेडिसिन, इसलिए आप एक्सरसाइज को एक्सरसाइज नहीं समझकर इसको ये समझिए कि एक दवाई है, और नियमित रूप से इस दवाई को लीजिए, और इसका कुछ खर्चा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल कर ही लीजिए। और आने वाले समय में योग दिवस आ रहा है, और हिंदुस्तान योगा में सबसे आगे है, तो हम सभी को अपने जीवन में, अपनी शैली में योग को सम्मिलित कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम बात आगे करते हैं कि आपने कहा था कि विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, इन तीनों का भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह हमें मदद करता है ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए। तो जैसे आपने देखा, आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए? उसमें आपको सीमेंट चाहिए, उसमें आपको ब्रिक्स चाहिए, और उसमें आपको रेत चाहिए। तो ठीक इसी तरह से हमारी जो बॉडी में जो हड्डियां होती है, वो इन सब चीज़ों की, इसी तरह की कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो मैं बोलूँगा कि जैसे आपके अंदर रेत चाहिए तो उसकी जगह कैल्शियम होना चाहिए। तो मैं आपको जैसे बोलूँगा, जब आप मकान बनाते हैं ब्रिक्स होनी चाहिए या सीमेंट होनी चाहिए, तो उसकी जगह आपके अंदर विटामिन डी होना चाहिए। और जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं उसमें आप सरिया लगाते हैं, आप वो रोड्स लगाते हैं, वो रोड्स जो लगती है वो आयरन की बनी होती है, और इसमें जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो इसलिए आपको प्रोटीन वो रोड्स की जैसे काम करता है, और आपका विटामिन डी एक तरह से जेलिंग का काम करता है, जैसे सीमेंट का काम करता है। और जो आप डाइट के अंदर कैल्शियम लेते हैं, वो आपका जब मकान बनाते हैं जो रेत का काम करता है, वो कैल्शियम और ब्रिक्स का काम करता है। इसीलिए सिंपल भाषा में इन तीनों चीज़ों का ज़रूरत है, इन्हीं चीज़ों से हड्डी बनती है बेसिकली।
अब हमें यह भी बताइए डॉक्टर साहब कि कैल्शियम कहाँ से ज्यादा मिलता है, प्रोटीन कहाँ ज्यादा मिलता है और विटामिन डी कहाँ ज्यादा मिलता है? तो सबसे पहले हम विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी भगवान ने सनलाइट के रूप में हमें दिया हुआ है, तो वो निःशुल्क है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि आपको कम से कम आधा घंटा दिन के अंदर धूप में बैठना चाहिए, प्रेफरेबली सुबह के टाइम में 11-12 बजे के आसपास, और उसमें आपका शरीर का कुछ पार्ट एक्सपोज होना चाहिए, जिसमें आपकी बाजुओं से लेके आगे हाथ और चेहरा। तो अगर आप आधा घंटा रोज अगर धूप में बैठते हैं तो उससे आपका विटामिन डी सिंथेसिस सफिशिएंट हो जाता है। जो लोग धूप में नहीं बैठ सकते किसी कारणवश, तो वो विटामिन डी की टेबलेट ले सकते हैं, या वो डाइट में, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन डाइट में ये होता है विटामिन डी। वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी नहीं होता है, इसलिए वेजिटेरियन लोगों को अपना विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। फिर बात आपने पूछा कैल्शियम। कैल्शियम का सोर्स, बेस्ट सोर्स वैसे दूध है और दही है, जो सभी लोग खाते हैं आमतया, तो वो लोग इसका सेवन करें, उससे काफी कैल्शियम मिल जाएगा उसमें। मिल्क का एक्स्ट्रा एडवांटेज है, प्रोटीन भी उसमें अच्छा रहता है, तो आप उसमें मिल्क में कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है। हालांकि विटामिन डी ज्यादा नहीं होता है दूध के अंदर, बट स्टिल आप दूध और दही अच्छे तरह से यूज करेंगे, वो आपको एक बैलेंस डाइट का काम करेगा आपकी बोन्स के लिए। इसलिए दूध बराबर लेना चाहिए और दही भी लेना चाहिए। अल्टरनेटली किसी को दूध से एलर्जी, वो बात अलग है, नहीं तो एक अच्छा सोर्स है। कैल्शियम बाकी चीजों में कैल्शियम जहां पे होता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे सीताफल बोलते हैं, उसके अंदर कहते हैं कैल्शियम काफी मात्रा में होता है। थोड़ा आपका जो आटा, रागी का आटा खाते हैं, जनरली साउथ इंडिया में खाते हैं, नॉर्थ में कम खाते हैं, बट उसके अंदर भी कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो इस तरह से काफी सोर्सेज हैं, पर आई थिंक फिर भी आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को अगर आप सेंटर में रखेंगे बोन हेल्थ के लिए। और चंडीगढ़ तो पनीराबाद है, पनीर का देश है, बहुत पनीर खाते हैं लोग सुबह शाम दिन रात, समोसे में भी पनीर होता है, तो पनीर इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात जारी रखेंगे। एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो, बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? पलविंदर कौर, मोहाली से। जी पलविंदर जी, प्रश्न पूछिए। मुझे ना वो सीने में दर्द रहती है, तो हड्डियों में दर्द है और थकान महसूस होती है, कमजोरी, और काम को दिल नहीं करता करने का होता है। मेरी 55 ही उम्र है, 55 लगा लो। डॉक्टर साहब, पलविंदर जी को बताइए कि इन्हें क्या करना चाहिए। तो आपका जो सिम्टम्स हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का भी हो सकता है, पक्का कहना तो मुश्किल है। तो उसके लिए अपना खाना पीना ठीक रखे, उसमें आप विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम की मात्रा ठीक होना चाहिए, और जो भी अपना सैर वगैरह कर सकते हैं वो भी करिए। बाकी आप अपना डेक्सा स्कैन करा सकते हैं, अगर कुछ होगा तो उससे पता चल जाएगा। पलविंदर जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे दूध दही, तो मेरे जहन में सवाल आया कि कुछ लोग ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको ऐसी क्या खुराक लेनी चाहिए जहां पर कैल्शियम और प्रोटीन पूरी हो जाए? न्यूट्रिशन का और कोई बेसिकली विटामिन डी तो आप सनलाइट में ले सकते हैं, बट अगर आपकी डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन लेना है तो वो आएगा तो खाने से ही, उसका हमारे पास कोई और अल्टरनेट सोर्स नहीं है। दूध अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बाकी चीजें जैसे दालों में भी कैल्शियम होता है, दालों में भी अच्छा प्रोटीन होता है, और मैं बोलूँगा जैसे सोयाबीन है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हाई मात्रा में, अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहता है। वो थोड़ा खा करके भी आप अपना प्रोटीन की जो मात्रा की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए बेसिकली अगर कोई दूध के लिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है तो कैल्शियम टेबलेट भी महंगी ही होती है एक्चुअली, उसका कोई हमारे पास और सोल्यूशन नहीं है। पहले किसी जमाने के अंदर लोग बाग जब ये मकान बनाते थे उसमें चूना यूज करते थे, तो वो उसमें भी कैल्शियम होता है, तो कुछ लोग वो भी यूज करते थे। बट अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस जमाने में आप वो मकान बनने वाला चूने का यूज करें कैल्शियम के लिए। तो टेबलेट्स अवेलेबल है, उतना महंगा भी नहीं है, जिनको जरूरत है जरूर लेना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी बाद में और भी ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, बातचीत के दौरान मुझे लगा जैसे आपने बताया कि महिलाओं को ज्यादा जरूरत है, बच्चों को उनकी हड्डियां बन रही हैं, वहां दूध दही की ज्यादा जरूरत है, तो अगर ऐसे परिवार में पुरुष
दूध ना पिए और महिलाएं और बच्चे पिए तो शायद स्थिति ठीक हो जा सकती है। मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं, क्योंकि दूध पीना ऑब्वियसली बच्चों के लिए भगवान ने दूध बनाया तो उनको तो पीना ही चाहिए, ताकि उनकी हड्डियां अच्छी बने, मजबूत बने। और क्योंकि महिलाओं में ये खतरा ज़्यादा है पुरुषों के कंपैरिजन में, इसलिए महिलाओं को भी बिल्कुल देना चाहिए, और अगर अवेलेबिलिटी तो पुरुषों को भी ज़रूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में अब आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए और आने वाले समय में हम क्या कुछ नए इलाज देख रहे, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए तो मैं फिर से जो पहले चीज़ें बताई वो एक बार रिपीट कर दूंगा कि आप अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन हो। दूसरा, आपका प्रोटीन के लिए न्यूट्रिशन दूध के बने प्रोडक्ट्स या दालें ज़्यादा लेना चाहिए ताकि आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहे। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको गिरना पड़ना नहीं चाहिए, खास तौर से जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, घर में हैं, जिनको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है या जो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पे, वो घर में गिरे नहीं। एक बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं फॉल प्रिवेंशन, कि आपको गिरने से कैसे बचना है, उसके 3-4 टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ सभी को। अगर उनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले, घर के अंदर पर्याप्त रोशनी रहना चाहिए। बाथरूम से और बेडरूम से बाथरूम तक का रास्ता क्लियर होना चाहिए। कोई चीज़, जूते, चप्पल, वायर, फुटमेट कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में बाथरूम में जो लाइट का स्विच होता है वो बाथरूम के बाहर होना चाहिए, न कि अंदर जाके आपको बाथरूम का स्विच ऑन करना पड़े। आपका बाथरूम हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, सूखा हुआ रहना चाहिए। बाथरूम के अंदर जो ग्रैब बार्स होनी चाहिए, अगर आप कभी किसी को चक्कर आ जाए, कुछ आए तो साइड में उसको पकड़ सकते हैं, ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। और जब भी आप घर के बाहर निकलें तो हमेशा भीड़ भाड़ की जगह में जाएं, जूते पहन के जाएं, चप्पल पहन के नहीं जाएं, उससे भी एक गिरने का एक खतरा रहता है। और ऐसे ही बहुत बार फिसलन होता है, पानी कहीं गिर गया, उस पर आप फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और अक्सर देखा है कि महिलाएं जब स्कूटर पे बैठती है तो दोनों पैर एक तरफ करके बैठती है, और उससे मैंने देखा कि काफ़ी लोग उस तरह से स्कूटर पे बैठने से गिरने का संभावना ज़्यादा होता है एज कंपेयर कि वो एक एक पैर एक एक तरफ करके बैठें, जैसे जनरली जेंट्स बैठते हैं, तो वो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और गिरने से वो बचाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब बाथरूम में लोग कपड़े पहन के निकलते हैं, अक्सर तो क्या करते हैं कि वो गीला होता है और उसी पे पायजामा या पैंट या ऐसे सलवार पहन के निकलने की कोशिश करते हैं, उसमें बैलेंस ख़राब होता है और गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले अपने शरीर को पोंछ लीजिए बाथरूम में, और कपड़े आकर के अपने बेडरूम में आराम से तसल्ली से पहनिए, खासतौर से बुजुर्गों के लिए, नहीं तो वो गिरने का एक डर ज़्यादा रहता है। तो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और फॉल प्रिवेंशन, ये एक 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव भी होगा। अगर हो गया तो उससे आपका फ्रैक्चर होने की संभावना कम रहेगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप पीजीआई जैसे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से हैं जहां पर रिसर्च साथ ही साथ चलती है, तो आने वाले समय में क्या रिसर्च होगी जिससे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकेंगे और इलाज बेहतर होगा? तो एक तो सबसे पहले जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं या जो मरीज हैं, आम आदमी को पता होना चाहिए एक बीमारी है सबसे पहले, ताकि उसको इलाज किया जा सके। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि पीजीआई ने एक स्पेशल क्लिनिक शुरू किया है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए पिछले 6 महीने पहले, जो कि एक तरह से इंडिया का पहला एक डेडिकेटेड क्लिनिक है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। और ये हर मंगलवार, फर्स्ट मंगलवार ऑफ मंथ, मतलब महीने के पहले मंगलवार को ये क्लिनिक लगता है, और पीजीआई के अंदर चलता है, न्यू ओपीडी के अंदर चलता है। तो जिन लोगों को कोई डाउट है किस तरह का है, तो वो लोग आकर के अपना दिखा सकते हैं वहाँ पे। और इलाज के जहाँ तक बात है, बहुत सारी नई नई दवाइयाँ आ रही है, उस पर रिसर्च चल रही है, तो वो दवाइयों का इस्तेमाल हो सकता है। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है उनसे बचाव हो सकता है। और हमारे डिपार्टमेंट ने एक किताब भी लिखी है ऑस्टियोपोरोसिस का, हिंदी में एक वर्जन किया है जो पेशेंट्स के लिए है, तो वो पेशेंट्स उस किताब को पढ़ सकते हैं
और उसका फायदा ले सकते हैं। जो मैंने कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई वो सारी उस किताब के अंदर सचित्र दी हुई है, तो समझने में आसानी होगी। और पीजीआई के पास एक एडवांस बोन लैब भी बनी है, जिसमें बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी लोगों के पास नहीं है। उससे भी हमारे को डायग्नोसिस में और उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करने में मदद मिलती है। डॉक्टर संजय बडाडा, आप हमारे एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर आकाश भारद्वाज ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।